Hi, hello, namaskar friends. My name is Avinash Saranagat and I am welcome back to you again in my medical info YouTube channel. तो दोस्तों मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों की जानकारी के लिए आप इसे शेयर कीजिए और साथ में मेरे चैनल को कुछ कमेंट्स है तो उसमें आप कमेंट्स कीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक है ब्लड। तो आज ब्लड का स्पेसिफिक टॉपिक इसलिए चुना हुआ है कि नीट के एग्जाम्स आने वाले हैं, साथ में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसमें ब्लड को लेके बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो स्पेशली रिक्वेस्ट है कि मेडिकल स्टूडेंट से कि इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से गौर से देखें, गौर से सुने और साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। जहां जहां आपको कंफ्यूजन है तो वहां मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। तो ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी या फिर सीरोलॉजी कहा जाता है। ये क्या होता है? कोलाइडल पदार्थ होता है। कोलाइडल पदार्थ मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को आप कपड़े से छानते हैं, जैसे कि दूध से बात करें तो दूध को हम छानते हैं तो कुछ न कुछ पदार्थ जब छानते हैं तो वो कपड़े में रह जाता है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? कोलाइडल पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट बात की, तो ब्लड एक क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या है? एक ऊतक होता है, तो संयोजी ऊतक कहलाता है। ये शरीर को संयोजित करने का काम करता है। ठीक है, ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होता है। इस बात को बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे कि ब्लड का पीएच 7.4 होता है, जिसकी प्रवृत्ति क्षार होती है। हमने क्षार जो सुना हुआ है यहाँ पर, तो उसकी प्रवृत्ति जो होती है क्षार की होती है। ओके, ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है? मेल में पाया जाता है 5.5 लीटर और फीमेल में पाया जाता है 5 लीटर। अब बात करें कि महिलाओं में, फीमेल में आधा लीटर खून क्यों पाया जाता है? तो एक बात है, महिलाओं को, लड़कियों को क्या होता है? लड़कों की या फिर पुरुषों का खून चूसने की आदत होती है। ठीक है, इसलिए महिलाओं में आधा लीटर खून कम पाया जाता है ताकि वो पुरुषों का खून चूस सके, इसलिए पुरुषों में आधा लीटर खून ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करें कि मनुष्य में ब्लड का निर्माण कहां पे होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड कहां पे बनता है? ठीक है, तो इसकी बात करते हैं कि ब्लड का निर्माण बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और साथ में जो महिला के पेट में जो बच्चा होता है, भ्रूण जो होता है, तो भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहां पे होता है? तो उस कंडीशन में क्या होता है? बच्चे में, भ्रूण में खून का निर्माण लीवर में होता है, क्योंकि भ्रूण में किस टाइप की हड्डियां होती नहीं है, तो इसलिए उस कंडीशन में लीवर में खून का निर्माण होता है। इस बात को बिल्कुल नोट डाउन करके रखिए और हाईलाइट करके रखिए इस चीज को। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज आती है कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड का स्टोरेज कहां पे होता है? तो ब्लड का स्टोरेज स्प्लीन, जिसे हिंदी में प्लीहा कहते हैं, तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है? प्लीहा स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, जो मानव शरीर में पेट में लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? और साथों साथ क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो डेथ आरबीसीएस होती है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वो नष्ट होके ही कहां पे जमा होती हैं? हमारे स्प्लीन में ही। इसलिए इसे ब्लड बैंक के साथ साथ आरबीसीएस की कब्र भी कहा जाता है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस बात को बिल्कुल नोट डाउन रखेंगे और इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, स्टोरेज के लिए ब्लड बैंक और आरबीसीएस की कब्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसे बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इस बात करें कि हीमोग्लोबिन। तो मानव शरीर में पुरुषों के अंदर कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है और कितना हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो क्या होता है, आरबीसीएस में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसकी वजह से आरबीसीएस का कलर लाल होता है। ठीक है, मेल में होता है 14 ग्राम और सारा फीमेल में क्या होता है? 13 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, इस बात को बिल्कुल नोट डाउन याद रखेंगे, 14 और 13 का रेशियो का। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड्स की, मतलब ब्लड के कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में ब्लड का काम होता है टेम्परेचर मेंटेन करना, शरीर का ताप नियंत्रित करके रखना, साथ में जो हमारे शरीर में पोषक पदार्थ होते हैं उसका परिसंचरण करना, सर्कुलेशन करना, साथ में हमारे शरीर के अंतर्गत जो हमारा टेम्परेचर जो मेंटेन होता है, जो बताया हुआ मैंने आपको, तो उसको मेंटेन करना होता है। जब तक होता क्या है, जब तक शरीर जिंदा है, जब तक कि हमारा शरीर गर्म रहता है, क्योंकि शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन चालू रहता है, और जहां ब्लड का सर्कुलेशन थमा तो उस कंडीशन में पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। तो मरने के बाद पूरा शरीर क्या होता है? ठंडा हो जाता है। इस चीज को आपने देखा होगा, है ना? तो ये मेन कारण होता है शरीर गर्म होने का, ठंडा होने का, मतलब टेम्परेचर मेंटेन करता है हमारा ब्लड। ठीक है,
इसके बाद हमारा साथों साथ क्या काम होता है हमारे ब्लड का, हमारे शरीर के अंतर्गत ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिसंचरण करता है। लंग से ऑक्सीजन को लाना और ले जाने का काम करता है, ऑक्सीजन लाना और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना। ठीक है, तो ये परिवहन का काम होता है हमारा ऑक्सीजन CO2 का। और साथों साथ क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर में, उसका परिसंचरण भी क्या करता है, ब्लड ही करता है। तो ये बहुत मेन काम होता है हमारे ब्लड का। तो ये सब चीजों को बिल्कुल मैं स्लाइड में लगाया हुआ है, तो आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, कितने भागों से मिलकर हमारा ब्लड बना हुआ होता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए इस बात को, नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को, स्पेशली हमारे मेडिकल स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं। ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला हमारा भाग होता है प्लाज्मा का, और दूसरा हमारा भाग होता है कार्पस। प्लाज्मा जो हमारे शरीर के अंदर पीले रंग का जो पदार्थ होता है, जो 55% हमारे ब्लड में पाया जाता है, वो कहलाता है प्लाज्मा। ठीक है, ये 55% पाया जाता है। और हमारा सेकंड पार्ट होता है कार्पस, जिसे बोलते हैं रुद्राणु, जो हमारे शरीर में 45% अप्रोक्स पाया जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे 2 भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से और साथ में कार्पस से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। 55-45 का रेशियो होता है। प्लाज्मा के अंतर्गत 2 भाग होते हैं। ठीक है, पहला भाग होता है फाइब्रोजिन और साथ में प्रोथ्रोम्बिन। ये 2 भागों से मिलकर बना होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, और जो हमारा कार्पस है, इसके प्रकार बता रहा हूं मैं। तो क्या होता है, फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन जब हटा दिया जाता है प्लाज्मा को, तो उस कंडीशन में क्या बचता है, सीरम। ठीक है, प्लाज्मा 2 भागों से मिलकर बना होता है। जब इन दोनों भागों को हटा दिया जाता है तो उस कंडीशन में सिर्फ क्या बचता है, सीरम, जिससे पैथोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो सीरम ब्लड है ना सॉरी। और हमारे शरीर के अंतर्गत कार्पस पाए जाते हैं 45%। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं हमारे, RBCS मतलब रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद हमारा आता है व्हाइट ब्लड सेल WBCI, और उसके बाद आता है हमारा प्लेटलेट्स। तो 3 भागों से मिलकर बना हुआ है, WBCS से, RBCS और प्लेटलेट्स से, 3 भागों से। इसे मेडिकल भाषा में किस नाम से जाना जाता है वो जान लीजिए। RBCS को जाना जाता है एरिथ्रोसाइट से, WBCS को जाना जाता है ल्यूकोसाइट से, और प्लेटलेट्स को जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट से। ठीक है, अब इन सबकी आयु के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। RBCS की आयु होती है लगभग 120 दिन की, WBCS की आयु होती है लगभग 4 दिन की, और प्लेटलेट्स की आयु होती है लगभग 2 से 3 दिन की। ठीक है, यहां कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसकी हम बात करते हैं कि रुधाणी जो हमारी जो कार्पस होती है, जो अलग अलग संख्या है RBCS, WBCS के, प्लेटलेट्स की कितने % पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है RBCS की, जो 41% होती है, 45 है ना, 45%, 41% इसी की होती है। उसके बाद WBCS की संख्या होती है 4%, और सबसे कम संख्या होती है प्लेटलेट्स की, जो लगभग 1% के आसपास होती है। जो हमारे शरीर के अंदर जो RBCS होती है वो 50,000 के आसपास होती है, WBCS 10,000 के आसपास होती है, और प्लेटलेट्स जो होती है 1.5 लाख से लेकर 4 लाख के आसपास होती है। ठीक है, यहां भी कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका। इस बात को गौर रखें कि सबसे ज्यादा संख्या RBCS की होती है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये याद रखेंगे हम कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो प्लाज्मा होता है वो हमेशा जिंदा रहता है। ये मरते जाते हैं और बोन मैरो में इनका निर्माण लगातार होते रहता है सब। ठीक है, इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। अब इन सब की जानकारी लेते हैं हम बिल्कुल विस्तृत में, डिटेल में। तो सबसे पहले हमारा RBCS मतलब लाल रक्त कणिकाएं, तो इसको हम समझने की बात करें तो इसका आकार जो होता है गोल होता है। ठीक है, अक्सर होता क्या है कि ऊंचाई पे जब भी जाते हैं तो RBCS में डिजोल्व, RBCS को होता है उसमें ऑक्सीजन को डिजोल्व करने की क्षमता कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में इनका साइज बढ़ जाता है। तो आपने जब भी देखा होगा कि ऊंचाई पे जब भी जाते हैं तो नाकों से खून बहने लगता है, तो पूरा मैकेनिज्म यही काम आती है कि उनका साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण से ऊंचाई पे जाने पे नाक से खून आने लगता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब RBCS की हम और बात करें तो इसमें लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम्स का काम क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो डेड सेल होती हैं उनको खाना। ठीक है, लेकिन का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स करता है। तो अब लाइसोसोम्स नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है। तो न्यूक्लियस नहीं होता है तो इसकी वजह से जो DNA और जो RNA का जो टेस्ट होता है वो इसमें नहीं किया जाता है, मतलब DNA RNA की हम जांच नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, RBCS को कौन खाता है,
स्प्लीन खाता है, क्योंकि लाइसोसोम नहीं होता है तो इस कंडीशन के अंतर्गत पूरा का पूरा स्प्लीन खाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसीएस की कब्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कब्र क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल नोट डाउन रखेंगे कि ब्लड बैंक और साथ में स्प्लीन को जो कहा जाता है कब्र कहा जाता है, ब्लड बैंक और आरबीसीएस की कब्र। ठीक है, तो यहां क्लियर है। अब सेकंड चीज बात करें कि नेक्स्ट टॉपिक में आरबीसीएस में, तो जैसे स्टार्टिंग बताया हुआ कि केंद्रक नहीं होता है इसमें, तो इसकी वजह से इसमें डीएनए की जांच, आरएनए की जांच बिल्कुल नहीं की जाती है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, कार्पस में सबसे ज्यादा संख्या जो होती है आरबीसीएस की होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ था। तो सबसे ज्यादा संख्या होने की वजह से इनका जो रेशियो होता है अप्रोक्सीमेट 95% के आसपास होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंतर्गत जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनका कलर लाल होता है। सिर्फ मेन एक ही कारण होता है, परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे कि किस कारण से लाल रक्त कणिकाओं का कलर रंग लाल होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ होता है। होता क्या है, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, इसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। अब हम बात करें डब्ल्यूबीसीएस की, क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन श्वेत रक्त कणिकाओं में मतलब डब्ल्यूबीसीएस में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसकी वजह से इनका कलर जो होता है सफेद होता है, और इनका जो आकार होता है कुछ भी निश्चित नहीं होता है। आरबीसीएस का आकार गोल होता है, लेकिन इनका कुछ भी आकार नहीं होता है। ठीक है, यहां कॉन्सेप्ट क्लियर है। डब्ल्यूबीसीएस में न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब केंद्रक पाया जाता है, मतलब डब्ल्यूबीसीएस को लेकर डीएनए आरएनए की जांच की जा सकती है। तो मतलब इसी के आधार पे, डब्ल्यूबीसीएस के आधार पे डीएनए आरएनए की जांच की जाती है। इस चीज को बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, डब्ल्यूबीसीएस का मेन काम क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ये हमारे शरीर के सैनिक कहलाते हैं, ये हमारे शरीर के एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, जो लास्ट टाइम में वीडियो बनाया हुआ था ब्लड को लेके, तो उसमें मैंने अच्छे समझाया हुआ था इसको, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें डब्ल्यूबीसीएस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीएस जनरली 5 प्रकार के होते हैं, और ये हमारे जो डब्ल्यूबीसीएस होती है हमारे शरीर की एंटीबॉडीज कहती है। तो इसके हम प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार होता है इसका लिम्फोसाइट्स होता है, जिसे टी सेल के नाम से जाना जाता है। इनका आकार टी होता है, टी आकार का होता है, इसलिए टी सेल्स कहा जाता है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड हमारा होता है मोनोसाइट्स, ये आकार में बहुत बड़ी होती है। ठीक है, आगे और समझाता हूं इसके बारे में। इसके बाद हमारा होता है न्यूट्रोफिल, इसके बाद चौथा होता है इस्टियोफिल, और पांचवा होता है हमारा बेसोफिल्स। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 प्रकार किसके, डब्ल्यूबीसीएस के। यहां कॉन्सेप्ट क्लियर है, डब्ल्यूबीसीएस के 5 प्रकार होते हैं, ये जो मैंने नाम बताया है। ठीक है, डब्ल्यूबीसीएस का मेन काम क्या होता है, जैसे कि बताया हुआ है कि सबसे ज्यादा काम इनका रक्षक प्रणाली जनरेट करना होता है। ये हमारे शरीर की एंटीबॉडीज होती है, कोई भी इंफेक्शन आया सबसे पहले एक्टिव कौन होती है, हमारे डब्ल्यूबीसीएस। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर कोई जब वायरस प्रवेश करता है, बैक्टीरिया प्रवेश करता है, तो हमारी एंटीबॉडी सक्रिय हो जाती है, वो समझ जाती है कोई ना कोई दुश्मन हमारे शरीर के अंदर घुस गया है। ठीक है, तुरंत क्या करती है, लिम्फोसाइट को जाके बताती है, लिम्फोसाइट मतलब टी सेल को जाके बताती है, अरे भाई कोई घुस गया है, उसको जाओ, उसको मारो, उसको खत्म करो, अदरवाइज हमारा खात्मा कर देगा। तो ये क्या होता है, तुरंत एक्टिव हो जाता है, और तुरंत क्या बताता है, मोनोसाइट्स को बताता है कि मोनोसाइट देख कोई दुश्मन घुस गया है, मैं उसको मारने जा रहा हूं, तो तैयार रहिए उसको खाने के लिए, क्योंकि मोनोसाइट का आकार बड़ा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, लिम्फोसाइट मोनोसाइट को बता के इसकी लड़ने चली जाती है। इस लड़ाई में लिम्फोसाइट जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, उसको मार देता है, और जाके एंटीबॉडी बताता है कि है मैंने उसको मार दिया, तो काम खत्म कर दिया। एंटीबॉडीज बता दिया, एंटीबॉडीज खुश हो जाती है। हाँ, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो इसके बाद होता क्या है, लिम्फोसाइट मोनोसाइट को जाके बताता है कि मैं उसको मार दिया हूं, उसकी लाश बिछी हुई है, तो एक काम कर, उसको जाओ, उसको खा जा पूरा, अदरवाइज वो हमारे शरीर में कहीं भी घूमते रहेगी। ठीक है, तो मोनोसाइट जाता है और पूरे के पूरे जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसकी डेड बॉडी को खा जाता है, पचा डालता है। ठीक है, क्योंकि वो डेड बॉडी पड़ी रहेंगी तो पूरे शरीर को खराब बर्बाद करेंगे, तो उसको पूरा खा जाता है। बाकी जो न्यूट्रोफिल्स होता है, इशोफिल्स होता है, इनका कुछ खासा ज्यादा रोल कॉल नहीं होता है। ठीक है,
अब हम बात करें प्लेटलेट्स की बात करें, ठीक है। प्लेटलेट्स का जो आकार होता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है, समझ रहे हैं? उत्तल लेंस, ये मैं स्लाइड में डाल रहा हूं इसे, उत्तल लेंस की तरह होता है। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, मतलब इसके आधार पे भी हम डीएनए आरएनए की जांच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर थोड़ी सी बात है तो समझ लीजिए। एचआईवी में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स मर जाता है, जिसकी वजह से एचआईवी का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस बात को समझेंगे। अब प्लेटलेट्स के कार्य की हम बात करें तो ये हमारे शरीर को क्या होता है, शक्ति प्रदान करता है, ये हमारे शरीर को पावर प्रदान करता है। ये हमारे शरीर में 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक की पाई जाती है, तो ये हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण होता है प्लेटलेट्स भी। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था ब्लड को लेके, ब्लड के प्रकार को लेके, ब्लड के कार्य को लेके और ब्लड के भागों को लेके, कंपोजिशन को लेके, है ना। अब इसी टॉपिक में एक टॉपिक और जोड़ते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का जमना। होता क्या है, जब हमें कोई चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, कहीं छिल जाता है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि उस चोट के ऊपर 4 से 5 मिनट के अंतर्गत थक्का जम जाता है, ठीक है। थक्का जम जाता है लगभग 4 से 5 मिनट के अंतर्गत। जो थक्का जमता है हम 4 से 5 मिनट के अंदर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है विटामिन के की, ठीक है, जो 4 से 5 मिनट के अंदर जम जाता है। प्लेटलेट्स होता है लेकिन विटामिन के की वजह से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं, थक्का जमने की प्रक्रिया को कैस्केडिंग। इसको बिल्कुल नोट आउट रख लेंगे, थक्का जमने की क्रिया को कैस्केडिंग कहते हैं, जिसको 4 से 5 मिनट तक लगता है। इसकी 4 स्टेप होती है, बिल्कुल सामान्य भाषा में समझा रहा हूं, बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे सबसे पहले क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर थ्रोम्बोसाइट, जिसे प्लेटलेट्स बोलते हैं, वायु के संपर्क में आने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन डालते हैं, ठीक है। वायु संपर्क में आने के बाद प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिक बना लेते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप है उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिक, क्या जो शरीर के अंदर जो कैल्शियम होता है उससे दोस्ती करके प्रोथ्रोम्बिन के साथ में साठगांठ करके थ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। यहां थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया। और थर्ड स्टेप क्या होती है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है शरीर के अंदर उपस्थित फाइब्रोजिन से मिलकर फाइब्रोथिन में आता है ना। होता क्या है इस बार फोर्थ स्टेप में, प्रोथ्रोम्बिन और थाइमोबिन दोनों को प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इस बार चौथे स्टेप में क्या होता है, थ्रोम्बिन का जो संरचना होती है जालीनुमा होती है। तो जालीनुमा होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन तो बन गया, तो उस कंडीशन में क्या बन गया, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी ब्लड होता है, आरबीसीएस, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीएस, उससे बाहर निकल पाती है। तो होता ही जैसे चोट लगी हमको, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पूरा का पूरा वहां पे थक्का जम जाता है, ब्लड बाहर नहीं आ पाता है इसके कारण, ठीक है। अब क्या होता है, इसके साथ साथ हमारे शरीर के अंतर्गत हेपेरिन पाया जाता है, जो एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है। अब हमारी वीडियो में देख लीजिए, शरीर के अंदर क्लॉटिंग हो गई तो दिक्कत, और शरीर के बाहर अगर क्लॉटिंग नहीं हुई तो दिक्कत, ठीक है। जो मैंने चारों स्टेप में बताया था, पूरे प्रोटीन्स को जो नाम बताया हुआ था, ये चारों चाहते हैं कि हमें क्लॉटिंग करना है। और वही क्यों हेपेरिन क्या बोलता है, मैं क्लॉटिंग होने नहीं दूंगा, मेरे जीते जी तुम क्लॉटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब दोनों के बीच में जानी दुश्मन होती है, ठीक है। मतलब ये जानी दुश्मन कहलाते हैं। एक बोलता है मुझे क्लॉटिंग करना है, दूसरा बोलता है मुझे क्लॉटिंग नहीं करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं कि जनरली होता क्या है, जब आप डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि डॉक्टर इंजेक्शन को हिलाता है और साथ में कुछ दवाई बाहर निकाल देता है, ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं इस कंडीशन में इंजेक्शन के माध्यम से अगर आईवीआईएम इंजेक्शन लगाता हूं तो शरीर के अंदर जो हेपेरिन है वो मर जाएगा। तो हेपेरिन क्या होता है, वायु में संपर्क में आने के बाद मर जाता है, खत्म हो जाता है। अगर सिरिंज के माध्यम से या फिर सलाइन के माध्यम से अगर कुछ एयर चलेगी शरीर के अंतर्गत, तो होता क्या है, हेपेरिन मर जाएगा, वहां क्लॉटिंग हो जाएगी। हो सकता है कि नस में चले जाए तो उस कंडीशन में पेशेंट की जान भी चले जाए। तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक बीमारी के बारे में जो जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स में। एक हीमोफीलिया बीमारी होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हेपेरिन बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और कहीं चोट लगी है, कहीं घाव हो गया है, तो उस कंडीशन में ब्लड बिल्कुल नहीं रुकता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं। एक बहुत बड़ी विडम्बना देखिए, फाइब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन का निर्माण लीवर में ही होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं,
जायंट दुश्मन होते हैं दोनों 2:1, लेकिन बट होता क्या है, इन तीनों का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी विडंबना, जायंट दुश्मन है उसके बावजूद भी इनका निर्माण कहाँ पे हो रहा है, लीवर में हो रहा है। तो ये पूरा प्रकृति का खेल है पूरा का पूरा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों मैं आज का टॉपिक ब्लड को लेके और ब्लड क्लॉटिंग को लेके पूरी पूरी संरचना, कार्य, भूमिका, कंपोजिशन सब मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हूं, और स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और साथ में जो नीट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए। तो आपको दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो अच्छा लगा होगा, और जहां जहां आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, तो मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और लोगों की जागरूकता के लिए, लोगों की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो को शेयर कीजिए। और एक रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादातर दोस्तों कि मेरे इस चैनल को मेडिकल इन्फो को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे।